नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम इस सेशन में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फिजिकल एजुकेशन में टूर्नामेंट्स, स्पोर्ट्स गेम्स का बहुत महत्व है और इन प्रोग्राम्स को करवाने के लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक विशेष महत्व है। तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके उद्देश्यों के बारे में समझेंगे कि ये क्यों करवाया जाता है और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। खेल आयोजनों के प्रबंधन के कार्य योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग या कर्मचारी वर्ग का निर्देशन करना व नियंत्रण करना। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का सबसे पहला कार्य है खेल आयोजनों के प्रबंधन के कार्य जैसे योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग करना या कर्मचारी वर्ग निर्देशन करना या नियंत्रण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। इसके साथ साथ ही विभिन्न समितियां व उनकी जिम्मेदारियां, जैसा कि आप जानते हैं मैनेजमेंट में कई सारी कमेटी मिलकर एक मैनेजमेंट को कंप्लीट करती हैं। तो वहाँ विभिन्न समितियां और उनकी जिम्मेदारियों का पूर्व से यानी पहले से और बाद में उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना मुख्यतः स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पर ही निर्भर करता है। इसके बाद फिक्सर तैयार करना और उनकी प्रक्रिया क्या होती है। नॉकआउट के बाद बाई के बाद सीडिंग व लीग, साइक्लिक, स्टेयरकेस तथा टेबलर विधि आदि टूर्नामेंट में अपनी भूमिका निभाना और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को भी करवाना। ठीक है। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल इनके अर्थ, उद्देश्य व इसका महत्व के बारे में क्या करना, समझाना। ठीक है। इसके बाद सामुदायिक खेल उनके उद्देश्य, लाभ व सामुदायिक खेल कार्यक्रम, ये सभी क्या हैं, खेल कार्यक्रम करवाना। ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के क्या है उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य हैं। ठीक है। ओके दोस्तों, ये सब क्या है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं कि खेल प्रबंधन की परिभाषाएं और उनका अर्थ क्या होता है। खेल प्रबंधन की प्रमुख परिभाषाएं और उनका अर्थ क्या होता है, आइए समझते हैं। प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया होती है और जिसमें विभिन्न क्रियाएं व गतिशील गतिविधियां होती हैं। मैनेजमेंट क्या एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें विभिन्न क्रियाएं व गतिशील गतिविधियां होती हैं। खेलकूद के क्षेत्र में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। खेलकूद के क्षेत्र में प्रबंधन क्या दोस्तों, एक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है प्रबंधन। और खेल प्रबंधन खेल इवेंट्स में पूर्ण सफलता को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न क्रियाएं व गतिशील गतिविधियां होती हैं। खेलकूद के क्षेत्र में प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। खेल प्रबंधन खेल इवेंट्स में पूर्ण सफलता को सुनिश्चित करता है। खेल आयोजनों में प्रबंधन खेलों के विकास, सामान्य नियोजन संबंधी गतिविधियां प्रदान करता है।
इसके साथ साथ ही सभी प्रासंगिक संसाधनों, प्रक्रियाओं और कार्यों का आयोजन करता है तथा संचार कौशल और समन्वय प्रदान करता है। संचार कौशल और समन्वय प्रदान करता है। ये तो हो गया हमारा प्रबंधन का अर्थ। विभिन्न खेल आयोजनों में प्रबंधन क्या करता है? कार्यक्रम में शामिल सभी गतिविधियों या क्रियाओं के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करता है। ये जो मैनेजमेंट है दोस्तों, विभिन्न खेल आयोजनों में मैनेजमेंट क्या करता है? कार्यक्रम में शामिल सभी गतिविधियों या क्रियाओं के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करता है, यानी सुचारू प्रवाह को बनाए रखता है। खेल प्रबंधन की परिभाषाएं, यानी जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उसकी डेफिनेशन। मैकफॉरलैंड क्या कहते हैं? प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक व्यवस्थित, समन्वित और सहकारी मानव प्रयासों के माध्यम से प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक व्यवस्थित, समन्वित और सहकारी मानव प्रयासों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण आयोजनों का निर्माण, निर्देशन, रखरखाव व संचालन करते हैं। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं जॉर्ज व टेरी क्या कहते हैं। जॉर्ज व टेरी के अकॉर्डिंग प्रबंधन लोगों और संसाधनों के उपयोग के उद्देश्यों को निर्धारित करने और पूरा करने के लिए योजना बनाने, व्यवस्थित करने, वास्तविक बनाने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। कुल मिला के दोस्तों, खेल मैनेजमेंट क्या है? खेल मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लानिंग, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजेशन और कमेटीज और बजट्स, इनका सबका क्या होता है? संचालन होता है। ठीक है। खेल आयोजनों के प्रबंधन के कार्य। खेल आयोजन जो मैनेजमेंट होता है उसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें होता है, सर्वप्रथम होता है योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग या कर्मचारी वर्ग, निर्देशन करना व नियंत्रण करना शामिल होता है। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ ही लूथर व गुलिक क्या कहते हैं? योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग, कर्मचारी वर्ग, निर्देशन करना, समन्वय करना, रिपोर्टिंग, बजटिंग प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं। एक वर्ड आता है दोस्तों पोस्टकार्य। यहाँ इसी वर्ड से आप इसके अर्थ, डेफिनेशन को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे प्लानिंग बनाना, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग और बजट। ये पोस्ट कार्य जो है दोस्तों, ये मैनेजमेंट के प्रमुख कार्य होते हैं। ओके दोस्तों, सॉरी। अब हम देखते हैं टेरी क्या कहते हैं। तो दोस्तों टेरी कहते हैं प्रबंधन के 4 मूल कार्य होते हैं। टेरी के अनुसार प्रबंधन के 4 मूल कार्य होते हैं: योजना बनाना, आयोजन करना, क्रियात्मक रूप से करना और नियंत्रण करना, यानी P और O और S और D। ठीक है। ओके दोस्तों, टेरी के हिसाब से प्रबंधन के 4 मूल कार्य होते हैं: प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग या फंक्शनिंग और डायरेक्टिंग। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। खेल आयोजन के प्रबंधन के प्रमुख कार्य 5 होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? योजना बनाना यानी प्लानिंग, इसके बाद आयोजन करना यानी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद
स्टाफिंग करना, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना, और इसके बाद कोऑर्डिनेशन या कंट्रोलिंग नियंत्रण करना। इस प्रकार दोस्तों आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्लानिंग, यानी प्लानिंग क्या होती है। खेल आयोजन या इवेंट प्रबंधन का मुख्य कार्य योजना बनाना या नियोजन करना होता है। देखिए दोस्तों, खेल आयोजन या इवेंट प्रबंधन का मुख्य कार्य योजना बनाना या नियोजन करना होता है, क्योंकि ये खेल आयोजन प्रबंधन में आगे के कदमों के लिए गति निर्धारण करती है। क्योंकि ये जो दोस्तों योजना होती है, ये मैनेजमेंट में आगे के कदमों के लिए गति क्या निर्धारित करती है, आगे का रास्ता बनाती है। नियोजन या योजना आयोजनों के लक्ष्यों के प्राप्त करने में एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है, ठीक है। नियोजन या जो प्लानिंग हमारी है, आयोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक रोड मैप के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। अगर कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि मैनेजमेंट का सर्वप्रथम कार्य क्या है, तो सर्वप्रथम कार्य होता है हमारा प्लानिंग यानी योजना बनाना। ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों कि आयोजन करना क्या होता है। आयोजन करना क्या होता है, तो आयोजन करना यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आयोजनों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक, वित्तीय, मानव संसाधन लाने और उनके मध्य अच्छे संबंध विकसित करने की प्रक्रिया आयोजना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आयोजनों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भौतिक, वित्तीय, मानव संसाधन लाने और उनके मध्य अच्छे संबंध विकसित करने की प्रक्रिया क्या है, आयोजन करना कहलाता है। जब भी आप किसी कार्यक्रम को आयोजित करेंगे तो आपको भौतिक यानी फिजिकली, वित्तीय यानी पैसे, धन संपत्ति, और मानव संसाधन यानी जो संसाधन जो भी मान लीजिए साधन हैं उनको लाने और उनके मध्य अच्छे संबंध के साथ उसके लिए क्या करना है, उसको विकसित करके उसको पूरा कर लेना, यही आयोजन करना होता है, यानी ऑर्गेनाइजिंग यही कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं स्टाफिंग क्या होती है। स्टाफिंग या कर्मचारी वर्ग ये क्या होते हैं। स्टाफिंग खेल आयोजन के प्रबंधन के महत्वपूर्ण कार्यों में स्टाफिंग भी एक है। स्टाफिंग का मतलब दोस्तों होता है कि जो आयोजन हो रहा है उसके सहयोगी जो लोग उस आयोजन को सफल करवाने में मदद करते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्टाफ होता है। स्टाफ में मैनेजर होता है और इसके साथ साथ ही सहकर्मचारी होते हैं, एक सब देखभाल करने वाला होता है। ये सब हमारा क्या होता है, स्टाफ कहलाता है। देखिए दोस्तों, स्टाफिंग का मुख्य उद्देश्य सही व्यक्ति को सही काम पर तथा सही समय पर लगाना होता है। जैसा कि आपको बताया गया, स्टाफ जो होता है उसको इस प्रकार हायर किया जाता है कि वो सभी कैसे हों, एक्टिव हों और कार्यकुशल हों सभी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है, स्टाफिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि दोस्तों सही व्यक्ति को सही काम पर तथा सही समय पर लगाना होता है। अतः खेल प्रबंधन में उचित स्टाफ के लिए आवश्यक प्रबंधक, प्रशिक्षक, रेफरी, एम्पायर, ग्राउंडमैन, स्कोरर व अन्य वर्करों का चयन उनके कौशलों व योग्यताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब भी आप स्टाफ का चयन करेंगे तो उस समय जितने भी हमारे स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रबंधक, प्रशिक्षक, रेफरी, एम्पायर, ग्राउंडमैन, स्कोरर
और वर्कर, इनका चयन करें तो उनकी स्किल्स एंड एबिलिटी, कौशल और योग्यताओं के अनुसार ही किया जाना चाहिए। वो जिस पद पर बैठ रहा है वो उसके योग्य हो और उसके अंदर उसको करने की पूर्ण क्षमता हो। ठीक है। डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना क्या होता है? निर्देशन करना क्या होता है? निर्देशन करना प्रबंधन कार्य का हृदय होता है। अब डायरेक्टिंग करना जो है मैनेजमेंट का जैसे मान लीजिए हृदय है, हृदय हमारे शरीर का मुख्य अंग होता है, ऐसे ही डायरेक्टिंग जो है क्या है? मैनेजमेंट का मुख्य क्या कार्य है? निर्देशन से तात्पर्य सभी व्यक्तियों, अधिकारियों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्देश देने, प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने, परामर्श देने और प्रेरणा देने और नेतृत्व करने की प्रक्रिया से है। डायरेक्टिंग से मतलब दोस्तों कि आप उसे डायरेक्टिंग यानी निर्देश तो देंगे और निर्देशों में आपको किस किस बात का ध्यान रखना है? सभी व्यक्तियों को संगठनात्मक यानी सबको एक साथ एकजुट होकर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यानी आप जिस लक्ष्य के लिए आप जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने और परामर्श देंगे, बराबर परामर्श देंगे समय समय पर और मोटिवेट करेंगे और इसके साथ नेतृत्व करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यही निर्देशन करना कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों क्या नियंत्रण करना यानी अब हमारा आ गया POSD और C क्या कंट्रोलिंग ठीक है। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग दोस्तों क्या होता है? खेल प्रबंधन के एक कार्य के रूप में नियंत्रण में वे गतिविधियाँ शामिल होती हैं यानी कंट्रोलिंग में वे गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो नियंत्रण संगठन या आयोजनों के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। ये अनुशासन तथा व्यवस्था को भी सेट करता है यानी स्थित करता है। ये गलतियों या कमियों को भी कम करता है। जब आप किसी को कंट्रोल कर रहे होंगे तो उस समय आपका मुख्य उद्देश्य होगा कि आप उसकी गलतियों को भी कम करें। नियंत्रण में मानक स्थापित करना वास्तविक प्रदर्शन का ठीक है दोस्तों, प्रदर्शन का प्रबंधन करना, मानक के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल होता है। कुल मिला के दोस्तों आप मान लीजिए किसी संस्था को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मानक स्थापित कर सकते हैं और प्रदर्शन का प्रबंध करना, मानक के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करना और उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उसमें आप सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। यही तो शामिल होता है। इसी प्रकार तो आप किसी संस्था को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं विभिन्न समितियां व उनकी जिम्मेदारियां। मैनेजमेंट कोई अकेले कार्य करने की व्यवस्था नहीं है। इसमें कई सारी कमेटी समितियों का भी योगदान होता है, पूर्व, दौरान व बाद में। अब इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो विभिन्न समितियां व उनकी जिम्मेदारियां यानी कार्यक्रम को करने से ऑर्गेनाइज करने से पहले और बाद में क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और इसके साथ साथ ही कौन कौन सी समितियां कार्य करती हैं।
आइए समझते हैं। तो पूर्व ध्यान रखेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट को पूर्व या दौरान या बाद में आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है ताकि प्रतियोगिताओं टूर्नामेंट का कार्य संचालन सुव्यवस्थित तथा सरल रूप से किया जा सके। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, स्पोर्ट्स इवेंट को आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है ताकि प्रतियोगिताओं टूर्नामेंट का कार्य संचालन सुव्यवस्थित तथा सरल रूप से किया जा सके। इसके लिए एक प्रबंधन समिति होती है, यानी मैनेजमेंट कमेटी होती है, जिसमें प्राय प्रत्येक संबंधित विद्यालय शिक्षण संस्थान से एक प्रतिनिधि शामिल होता है। देखिए, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है तो वो आयोजन के दौरान शामिल होने वाले सभी शिक्षण संस्थानों से एक एक प्रतिनिधि को शामिल करती है। यह प्रबंधन समिति प्रतियोगिता की सफलता के लिए पूरी जिम्मेदारी लेती है। ये समिति अन्य समितियों का गठन या निर्धारण भी करती है। ये समिति जो है दोस्तों, ये समिति क्या करती है, मिलकर अन्य समितियों का गठन व निर्धारण भी करती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों, सामान्य समिति के शिखर एक प्रशासनिक निर्देशक होता है, यानी सामान्य समिति के शिखर पर एक प्रशासनिक निर्देशक होता है, जिसके नीचे कार्यकारी समिति अपने कर्तव्यों को निभाती है। खेल स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजन समिति कार्यकारी समिति के नीचे कार्य करती है। अब हम देखते हैं दोस्तों, प्रशासनिक निर्देशक यानी एडमिनिस्टर डायरेक्टर। ठीक है, एडमिनिस्टर डायरेक्टर क्या होते हैं? कार्यकारी समिति सर्वप्रथम आती है, इसमें कार्यकारी समिति, आयोजन समिति, ठीक है, सर्वप्रथम प्रशासनिक निर्देशक, इसके बाद कार्यकारी समिति, इसके बाद आयोजन समिति। एक क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आयोजन समिति जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करें। तो देखते हैं हम कौन कौन सी समितियां आती हैं। तो इसमें दोस्तों सर्वप्रथम आयोजन समिति में आती है प्रचार समिति। क्या प्रचार समिति जो है दोस्तों, वो कौन सा आयोजन करना है, कहाँ करना है और कितने दिनों तक करना है, ये प्रचार समिति का कार्य होता है। उस आयोजन का प्रचार करना, रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताना। ओके दोस्तों। अब दूसरी समिति होती है आवास तथा खानपान समिति। आवास तथा खानपान समिति ये आयोजन में शामिल होने वाले सभी टीमों ठीक है, विद्यालयों का क्या करती है, आवास रहने की व्यवस्था करती है और साथ साथ ही उसको खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी आवास तथा खानपान समिति की होती है। स्वागत समिति दोस्तों क्या करती है, स्वागत समिति जो है आने वाली सभी टीम और जो स्कूल्स और स्टाफ के स्वागत की व्यवस्था करती है, किसको कहाँ बैठाना है और किस प्रकार स्वागत करना है। ठीक है। सजावट व समारोह कमेटी, सजावट यानी किस प्रकार जो ग्राउंड्स है उसकी रख रखाव और उसको किस प्रकार ऐसा सजाना कि अच्छा लगे, ये सारा कार्य क्या। और इसके साथ साथ ही रहने की जो हमारा जिस जगह पर हो रहा है, शहर या किसी कॉलेज में या किसी आउट एरिया में, तो उसको सजाकर समारोह के लायक बनाना सजावट व समारोह समिति का कार्य होता है।
यातायात समिति, क्या यातायात समिति ये क्या करती है, ये क्या करती है दोस्तों, हम आपको डिटेल से ही समझा देते हैं। तो आइए आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं, ठीक है, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे प्रचार समिति। प्रचार समिति जो है पब्लिसिटी कमेटी। प्रचार समिति विद्यालय को अग्रिम रूप से जानकारी भेजती है। इस समिति का मुख्य कार्य स्पोर्ट मीट की तिथि, स्थान, प्रतियोगिता के इवेंट्स के बारे में सूचना भेजना है। ये समिति प्रिंटिंग का कार्य भी संभालती है। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी स्पोर्ट्स इवेंट का प्रचार करना है। यातायात यानी ट्रांसपोर्ट कमेटी। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न टीमों को स्पोर्ट्स इवेंट के स्थान व आवास के स्थान तक लाने व ले जाने की सुविधा प्रदान करना होता है। ये समिति यातायात के लिए आवश्यक प्रबंधन भी करती है। आवास तथा खान पान समिति। आवास तथा खान पान समिति बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। आवास तथा खान पान समिति खिलाड़ियों व खेल अधिकारियों के ठहरने तथा भोजन का प्रबंध करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करती है। सजावट तथा समारोह समिति डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। सजावट व समारोह समिति खेल मैदान या स्टेडियम की सजावट के लिए उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। यह समिति खेल उद्घाटन समारोह, पुरस्कार वितरण समारोह और समापन समारोह के लिए आवश्यक प्रबंधन करने के लिए भी उत्तरदायी होती है। यह समिति ट्रॉफियों, तमंगों, मेडल्स व प्रमाण पत्र आदि का भी प्रबंधन करती है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ ही दोस्तों खेल मैदान व उपकरण समिति ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी ये क्या करती है, ये समिति खेल मैदानों को मॉकिंग ट्रैक एवं फील्ड को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होती है। यह समिति खेल प्रतियोगिता स्पोर्ट्स मीट से संबंधित खेल उपकरणों का आवश्यक प्रबंध भी करती है। यह समिति विशेषताओं के अनुसार खेल उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होती है। अब हमारी नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन समिति। रिफ्रेशमेंट एंड इंटरटेनमेंट कमेटी। ये समिति मेहमानों, खेल अधिकारियों व प्रतिभागियों आदि को रिफ्रेशमेंट व ड्रिंक्स की आपूर्ति का कार्यभार संभालती है। ये समिति स्पोर्ट्स इवेंट के उद्घाटन व समापन समारोह पर मनोरंजक कार्यक्रमों का भी प्रबंधन करती है। स्वागत समिति यानी रिसेप्शन कमेटी। इस समिति के सदस्य उद्घाटन समारोह व समापन समारोह के अवसर पर आने वाले मुख्य अतिथियों व अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए उत्तरदायी होती है। यह समिति स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान आने वाले अन्य अतिथियों दर्शकों के स्वागत के लिए भी अपना उत्तरदायित्व निभाती है। एंट्री एवं कार्यक्रम समिति कमेटी ऑन एंटायर प्रोग्राम्स, ठीक है दोस्तों, एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। ये समिति विभिन्न कार्यक्रम को पहले प्रविष्टि के लिए फॉर्म भेजती है तथा समय रहते उनको प्राप्त भी करती है। ये समिति एथलेटिक मीट की स्थिति में प्रतियोगिताओं को चेस्ट का नंबर भी प्रदान करती है तथा हिट्स का प्रबंध भी करती है। अन्य खेलों के आयोजन के लिए ये प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों के पिक्चर भी तैयार करती है। यह समिति खेल स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित पूरा कार्यक्रम तैयार करती है क्योंकि ये कार्यक्रम समिति है। इसे प्रकाशित भी करती है। वास्तव में समिति स्मारिका यानी जो शावबेनाशय भी तैयार करती है जिसमें स्पोर्ट्स इवेंट्स का पूरा कार्यक्रम छपा होता है। इसके साथ साथ
ये समिति उन्हें मुख्य अतिथि, टीमों के प्रबंधक, मैनेजर, खिलाड़ियों व खेल अधिकारियों को कार्यक्रम की आवश्यक जानकारी हेतु वितरित करने का उत्तरदायित्व भी निभाती है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं ऑफिशियल के लिए समिति। ठीक है, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। ये समिति एथलेटिक मीट के लिए विभिन्न ऑफिशियल्स, रेफरी, जजों, रिकॉर्ड्स क्लर्क ऑफ द कोर्स, स्टार्स, मार्शल्स, ट्रैक एम्पायर्स, टाइम कीपर्स व लैप स्कोरर आदि का चयन करती है तथा विभिन्न खेलों के आयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार रेफरी, एम्पायर, टाइम कीपर, रिकॉर्ड्स व जजों आदि का चयन करती है। उद्घोषक समिति। ये समिति मुख्यतः स्पोर्ट्स मीट या खेलों के दौरान घोषणाओं करने के लिए उत्तरदायी होती है। ये समिति उद्घाटन तथा समापन समारोह, कौन सा इवेंट कब होना है, खेल अधिकारियों के नामों के जिन्हें संबंधित इवेंट कराना होता है तथा खेल स्पोर्ट्स इवेंट की रनिंग कमेंट्री करने के लिए उत्तरदायी होती है। प्राथमिक चिकित्सा समिति, फर्स्ट एड कमेटी। प्राथमिक चिकित्सा समिति के शीर्ष पर एक से अच्छा शिक्षित डॉक्टर होता है। ये समिति घायल या प्रभावित खिलाड़ी, एथलीट को तुरंत प्राथमिक सहायता प्रदान करती है। यह समिति स्पोर्ट्स इवेंट्स के आयोजन से पूर्व प्राथमिक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रबंध करती है, क्योंकि एथलीटों, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान चोट लग सकती है। वित्त समिति यानी फाइनेंस कमेटी। यह समिति वित्तीय प्रबंधन से संबंधित होती है। यह समिति बजट तैयार करती है तथा आय व्यय के हिसाब को बनाए रखती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा लगभग 12 कमेटी क्या करती हैं, मैनेजमेंट को संभालती हैं। 12 कमेटियां मैनेजमेंट को संभालती हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने मैनेजमेंट के सभी चरणों को कंप्लीट कर लिया है। मैनेजमेंट में सभी चरणों को हमने कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमने समझा दोस्तों प्लानिंग, सर्वप्रथम ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, प्रबंधन क्या होता है, उसका अर्थ, परिभाषाएं, और इसके बाद हमने देखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोलिंग और स्टाफिंग और पोस्ट डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, इनके बारे में समझा। और इसके बाद हमने देखा विभिन्न समितियाँ व उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, समितियों में हमने लगभग 12 समितियों के बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा और थोड़ी सी मेहनत हमारी अच्छी लगती है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए। अंत तक यानी एट लास्ट तक प्रेजेंट रहने के लिए आपका हृदय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।